रेखा, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फीमेल स्टार, एक ऐसी स्टार जिसे बोल्ड सीन्स के बदौलत ही इंडस्ट्री में पहचान मिली। अपने करियर में 180 से ज्यादा मूवीज करना एंड जिसमें 100 से ज्यादा मूवीज में लीड रोल निभाना, फिर भी उन्हें आज एक सुपरस्टार का दर्जा नहीं मिलता है। लोग उन्हें एज एन एक्टर कम बल्कि अमिताभ सर के साथ अफेयर को लेकर ज्यादा याद करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कैसे रेखा ने खुद की इमेज की धज्जियां उड़ा दी, कैसे इतनी बड़ी एक्ट्रेस को नाजायज औलाद का टैग मिला और कैसे रेखा को डेब्यू फिल्म के दौरान ही सेक्सुअल हरेसमेंट का सामना करना पड़ा। तो लेट्स डिस्कस टू कंट्रोवर्शियल लाइफ ऑफ रेखा। और सबसे बड़ी बात, कंट्रोवर्सी तो मानो रेखा के साथ बचपन से ही उनकी दोस्त बनकर साथ रह रही है। 10 अक्टूबर 1954 के दिन मद्रास में तमिल सुपरस्टार जेमिनी गणेश और फेमस एक्ट्रेस उस पल्लवी की एक बेटी होती है जिसका नाम वो लोग भानु गणेश रेखा रखते हैं और यही रेखा का असली नाम भी होता है जो आगे चलकर रेखा बन जाता है। तो पहली कंट्रोवर्सी तो उनके जन्म के साथ ही उनके गले पड़ जाती है, वो होती है इनलीगल चाइल्ड का टैग। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। जी हाँ, रेखा के माता पिता बिना शादी के माँ बाप बन जाते हैं। इसका मतलब है जिस वजह से रेखा को बचपन से ही नाजायज औलाद का टैग मिला। ऊपर से रेखा के उनके फादर के साथ अच्छी बनती भी नहीं थी। जेमिनी बाप तो बन गया मगर उन्होंने कभी रेखा को बेटी ही नहीं माना, जिस वजह से रेखा को कभी बाप का प्यार नहीं मिल पाया और वो अपनी माँ के साथ ही रहा करती थी एज अ रफ चाइल्डहुड। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेखा की मदर भी साउथ की काफी ज्यादा पॉपुलर स्टार थी और इसी वजह से सिर्फ 4 साल की एज में रेखा को एज अ चाइल्ड एक्टर रंगुला रत्नम नाम की एक फिल्म मिली और यही रेखा की डेब्यू फिल्म भी थी। मगर सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि जो बच्ची साल 1966 तक एक चाइल्ड एक्ट्रेस थी, उसने अचानक से सिर्फ 3 साल बाद 1969 में एज अ लीड एक्ट्रेस पहली मूवी में काम कैसे किया। और आपको बता दें कि उस फिल्म का नाम था ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 और इस वक्त तक उनकी एज सिर्फ 15 ईयर्स थी। तो इसी साल रेखा ने उस इंडस्ट्री में भी कदम रखा था जो आने वाले टाइम पे उनकी पूरी जिंदगी को बदल देने वाला था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड की। तो साल था 1969 जब रेखा ने अनजाना सफर नाम की मूवी में शूटिंग शुरू की, जो कि उनकी पहली हिंदी फिल्म में भी होने वाली थी। मगर इस मूवी के सेट पर ही उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिस बात को रेखा पूरी जिंदगी नहीं भुला पाई। हाँ, इस मूवी में रेखा के अपोजिट थे विश्वजीत चेटर्जी, जो उस टाइम पर काफी जाने माने नाम थे। तो हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन एक किसिंग सीन शूट होना था। रेखा को बताया गया था कि एक सिंबल सीन होगा, मतलब किसिंग सीन सिर्फ कैमरा एंगल और एक्टिंग में दिखाया जाएगा, रियल किसिंग सीन नहीं होगा। लेकिन जब कैमरा रोल हुआ तो विश्वजीत ने बिना किसी वार्निंग के रेखा को जबरदस्ती किस करना शुरू कर दिया। मुझे घर जाना है। कैमरा चल रहा था और विश्वजीत ने लगभग 5 मिनट तक रेखा को जबरदस्ती किस किया। सेट पे डायरेक्टर, कैमरामैन, लाइटमैन और सारे लोग प्रेजेंट थे, मगर सारे मर्द खड़े होकर सिर्फ तालियां बजा रहे थे, हंसते रहे जैसे कोई जोक चल रहा हो। उधर रेखा शॉक में थी, ना तो वो कुछ कह पा रही थी और ना ही रिजेक्ट कर पा रही थी। वो कंफ्यूज थी, घबराई हुई थी। मतलब तुम खुद सोच के देखो, एक 15 साल की बच्ची के साथ अगर कोई अधेड़ उम्र का मर्द ऐसी हरकतें करता है और आसपास बैठे सारे लोग उस लड़की का साथ देने की बजाय उस पर तालियां बजा रहे होते हैं, तो उस लड़की पर क्या बीतेगी। हाँ, इसी बात से रेखा बहुत शर्मिंदा हो गई थी और अंदर से वो बिल्कुल सी टूट सी गई थी। हालांकि 1969 में रिलीज होने वाली मूवी आखिरकार 1979 में रिलीज हुई। इस फिल्म के सीन्स इतने ज्यादा गंदे थे कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को रोक दिया। उन्होंने कहा कि यह सीन्स इमोरल है, स्पेशली जब एक्ट्रेस ही माइनर हो। हाँ, इंडियन सिनेमैटिक रूल्स उस टाइम पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और ऐसे फिजिकल सीन्स उस समय बेकार माने जाते थे। इस सीन्स की वजह से मीडिया में काफी ज्यादा फिल्म की बदनामी होने लगी। कंट्रोवर्सी के बाद फिल्म का फ्यूचर अनसर्टेन हो गया। मगर साल 1979 तक रेखा एक बहुत बड़ी सुपरस्टार बन चुकी थी। फिर प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि रेखा के नाम पे क्यों ना पैसा कमाया जाए, इसलिए फिल्म को दोबारा पैकेज करके इस मूवीज का टाइटल भी अनजाना सफर से बदलकर 2 शिकारी कर दिया गया। फिल्म को हैवी एडिट करने के बाद फाइनली क्लियरेंस मिली और 1979 में 2 शिकारी नाम से यह फिल्म रिलीज भी हो गई। खैर, 1970 में रेखा ने फाइनली बॉलीवुड डेब्यू कर लिया था
और उनकी पहली मूवी रही सावन भादो। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके। सावन भादो में रेखा के अपोजिट नवीन निश्चल रहे और नवीन की भी यह बॉलीवुड डेब्यू फिल्म थी। मतलब इस फिल्म से दो बॉलीवुड सितारों ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करी। इस मूवी की शूटिंग के दौरान दोनों काफी क्लोज में भी हो गए, मगर यह अफेयर ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया क्योंकि नवीन का किसी दूसरी एक्ट्रेस पे दिल आ गया था। इसके बाद रेखा की लाइफ में आए उस वक्त के सबसे बड़े सुपरस्टार जितेंद्र। हाँ, जितेंद्र और रेखा के अफेयर ने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी और जितेंद्र उस वक्त ऑलरेडी शोभा कपूर के साथ रिलेशनशिप में भी थे। फिर फिल्म एक बेचारा की शूटिंग के दौरान रेखा और जितेंद्र की क्लोजनेस बढ़ने लगी, लेकिन जितेंद्र ने कभी शोभा को छोड़ने का डिसीजन ही नहीं लिया, चाहे उनका रेखा के साथ कोई भी रिलेशनशिप क्यों ही ना चल रहा हो। शूटिंग के दौरान एक दिन रेखा ने जितेंद्र को यह कहते हुए सुन लिया था कि रेखा तो सिर्फ टाइम पास है। म्यूजिक। और यही बात सुनकर रेखा का दिल एकदम से टूट गया और वो अंदर से काफी ज्यादा हर्ट हुई। देख रहे हो ना विनोद, रेखा निब्बा निब्बी वाला गेम अमिताभ सर से पहले भी खेल चुकी थी। हाथ सारी बहाने। जिसके बाद उन्होंने उसी वक्त जितेंद्र से ब्रेकअप करने का फैसला ले लिया। फिर रेखा का सबसे परमानेंट और मेमोरेबल रिलेशनशिप रहा विनोद मेहरा के साथ। हाँ, रेखा विनोद मेहरा के चांद से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और विनोद मेहरा भी उनकी तरफ अट्रैक्टिव हो गए। दोनों के बीच इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था कि उन्होंने सीक्रेटली शादी भी कर ली थी, लेकिन ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया के एक छवि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक फिल्म मेकर ने बताया कि जब विनोद ने रेखा को कोलकाता ले जाकर अपनी मां कमल मेहरा से इंट्रोड्यूस कराया तो वहां रेखा के साथ काफी हरस ट्रीटमेंट हुआ। उन्होंने बताया कि विनोद की मां ने रेखा को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और फिर रोते हुए रेखा लिफ्ट की ओर भागी, लेकिन विनोद मेहरा की मां यहाँ भी नहीं रुकी और उन्होंने रेखा को चप्पल से मारने तक की कोशिश की। ये भगवान क्या जुल्म है। रेखा शॉक में हो गई। विनोद उनके पीछे भागे और उन्हें समझाने लगे कि प्लीज अंदर चलो, लेकिन रेखा के लिए यह एक्सपीरियंस बहुत ही इंसल्टिंग और हार्ट ब्रेकिंग था। फिर बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि विनोद मेहरा के साथ उनका कोई अफेयर नहीं था। ये कैसे हो गया? तो अब आते हैं रेखा के उस अफेयर पे जो बॉलीवुड इतिहास का सबसे कंट्रोवर्शियल अफेयर माना जाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेखा और हमारे लेजेंड अमिताभ बच्चन सर के अफेयर की। तो दोनों की मुलाकात 1976 की फिल्म दो अनजाने के सेट पर होती है, जहाँ से उनकी बातचीत शुरू हो जाती है। और उस वक्त अमिताभ बच्चन जया बच्चन से ऑलरेडी मैरिड थे, लेकिन रेखा के साथ उनकी क्लोजनेस बढ़ती जाती है। फिर मुकद्दर का सिकंदर और मिस्टर नटवरलाल जैसे प्रोजेक्ट्स के दौरान रेखा और अमिताभ सर की एक से एक बेहतरीन मूवी आए जा रही होती है। ये वही मूवीज होती हैं जिसके गानों के जरिए ये अपने दिल की बात एक दूसरे को सुना देते हैं। दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। और एक फैक्ट की बात, अपने रिलेशनशिप के शुरुआती दिनों में रेखा और अमिताभ सर छुप छुप के एक दूसरे से मिलते भी थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन फिर एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसने उनके अफेयर को मीडिया की नजर में ला दिया होता है। हाँ, 1978 में फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग के दौरान एक को एक्टर रेखा के साथ बदतमीजी कर देता है। यही देखकर अमिताभ सर को गुस्सा आ जाता है और वे वहीं पर उस को एक्टर की रील बना देते हैं। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद जो रिश्ता सिर्फ अभी तक अफवाह था, वो अब लोगों की नजर में आ जाता है और लोगों को पता चल जाता है कि रेखा अमिताभ सर के लिए सिर्फ को स्टार नहीं है, बल्कि ये तो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुकी हैं। और इसी के बाद उनका अफेयर हेडलाइन बन जाता है और हर मैगजीन कवर पर उनका नाम लिखे जाने लग जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कंट्रोवर्सी तो तब और आगे ज्यादा बढ़ जाती है जब रेखा ऋषि नेतू की शादी में सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर आ जाती हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन सर ने इस रिश्ते पर कुछ कहा नहीं होता है और रेखा ने भी इस रिश्ते को मिस्ट्री बनाए हुए रखा होता है। लेकिन जाहिर है, इतना धुआं उठने के बाद जया बच्चन तक तो ये बात पहुंचनी ही थी। फिर रेखा और जया बच्चन के बीच थोड़ी छेड़छाड़ के बाद मामला वहां पर थोड़ा सुलझ जाता है। कुछ समझे दया। और एक के बाद एक करीब 9 मूवीज करने के बाद सिलसिला रेखा और अमिताभ सर की आखिरी मूवी मानी जाती है। और इसी मूवी में रेखा अमिताभ सर से यह भी कह देती हैं, हाँ, सिलसिला बॉलीवुड के उस वक्त की सबसे कंट्रोवर्शियल फिल्मों में से एक थी, क्योंकि इसमें रियल लाइफ ट्रायंगल था, अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन तीनों का। हाँ, इस फिल्म में रेखा और अमिताभ सर के अफेयर को दिखाया गया था, क्योंकि इस फिल्म में अमिताभ सर की ऑलरेडी शादी हो रखी थी। फिर भी रेखा के साथ कुछ रोमांटिक सीन दिखाए गए जो लोगों को काफी ज्यादा शॉकिंग लगा। हाँ, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि ये मूवी कम और उन तीनों की रियल लाइफ स्टोरी ज्यादा है।
मगर ये कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बच्चन साहब की पर्सनल लाइफ ही इफेक्ट होने लगी, जिस वजह से उन्होंने सारे प्रोड्यूसर तक ये खबर पहुंचा दी कि अब वो रेखा के साथ कभी काम नहीं करेंगे। मतलब यह सही कहते हैं लोग, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। लेकिन रेखा भी किसी से कम नहीं है। अमिताभ के बाद रेखा के अफेयर की खबरें संजय दत्त के साथ सामने आने लगी। जब 1984 में वह जमीन आसमान की शूटिंग कर रही थी तो कुछ मीडिया रिपोर्टर्स ने यह तक कह दिया कि इन दोनों ने ऑलरेडी शादी कर रखी है, लेकिन ये खबरें बाद में जाकर अफवाह निकली। हालांकि 1976 के दौरान संजय दत्त की मदर ने नरगिस दत्त ने रेखा को बीच तक कह दिया। उन्होंने कहा कि रेखा कुछ ऐसे सिग्नल्स देती हैं जिसकी वजह से सारे मर्द उनकी तरफ खींचे चले आते हैं, लेकिन रेखा ने किसी की नहीं सुनी। वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रही। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। फिर रेखा का अगला अफेयर एक और मैरिड मैन के साथ हुआ। यह भी एक बहुत बड़ा बॉलीवुड का स्टार था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राज बब्बर की। साल 1986 में जब राज बब्बर की दूसरी वाइफ स्मिता पटेल की प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से डेथ हो जाती है, फिर इस लॉस से राज बब्बर पूरी तरीके से टूट जाते हैं। तभी उनकी लाइफ में रेखा एक मजबूत कंधा बनकर आती है। फिर अगर तुम ना होते मूवी के सेट पर दोनों की मुलाकात होती है और दोनों ही अपनी लाइफ में हार्ट ब्रेक से गुजरे हुए थे। रेखा भी अपना एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप छोड़ के आई थी। इसी वजह से दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लग जाती हैं। मगर यह रिलेशनशिप भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाता है, क्योंकि ये दोनों ही टूटे हुए थे और इस रिश्ते में वो स्टेबिलिटी नहीं थी जो एक लॉन्ग टर्म रिश्ते के लिए जरूरी होती है। हाँ, राज बब्बर जो अभी अपनी वाइफ और बच्चों के साथ कनेक्ट थे, वो आखिरकार अपने परिवार के पास लौट आए और उनका यह फैसला रेखा के लिए एक इमोशनल फ्लैशबैक बन गया। और रेखा इस डिसीजन से बहुत ज्यादा हर्ट भी हुई, लेकिन रेखा हार मानने वालों में से नहीं थी, क्योंकि आपने सुना ही होगा, जो डर गया वो मर गया। फिर रेखा ने अपनी किस्मत शादी करने में आजमाई और बहुत कम लोग जानते हैं कि रेखा ने एक्चुअली साल 1999 में शादी भी की थी, और वो भी एक नॉन फिल्मी इंसान मुकेश अग्रवाल से, जो कि दिल्ली के एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। यह शादी बिना ज्यादा मीडिया कवर के चुपचाप दिल्ली में निपटा ली जाती है। सबको लगा कि अब रेखा सेटल हो चुकी हैं, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ ही महीने बाद पता चला कि मुकेश डिप्रेशन से गूंज रहे थे और 2 अक्टूबर 1990 के दिन उन्होंने सुसाइड कर लिया है। और इस इंसिडेंट के बाद तो अनुपम खेर तक ने रेखा को नेशनल वैम्प कह दिया था। मगर कुछ ही टाइम बाद वो फिर से शुरू हो जाती हैं, क्योंकि रेखा ज्यादा दिनों तक लोगों से दूर नहीं रह पाती थी। फिर अगली अफेयर की उनकी एक और को स्टार से होती है, जो उनसे एज में 13 साल छोटे होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अक्षय कुमार की। साल 1996 में खिलाड़ियों के खिलाड़ी के सेट पर रेखा और अक्षय कुमार की पहली मुलाकात होती है। उस वक्त अक्षय ऑलरेडी रवीना टंडन के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थे, लेकिन रेखा के उनके लिए लंच बॉक्स भेजना, उनकी पर्सनल केयर करना, यह सब अक्षय को भी रेखा की तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और वो एक दूसरे के बाबू बन जाते हैं। खैर, यह रिलेशनशिप भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता, क्योंकि रवीना को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और इस अफेयर की वजह से अक्षय की भी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाती हैं। तो फाइनली इस अफेयर के बाद रेखा के लवर लाइफ में बिल्कुल स्टॉप लग जाता है और रेखा ने भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया होता है कि उनकी जिंदगी में किसी लवर का टिकना इम्पॉसिबल है। रेखा की लव लाइफ हमेशा उनके करियर से ज्यादा कंट्रोवर्शियल और हाईलाइटेड रही है। लोग उन्हें एक्टिंग की वजह से कम, बल्कि उनके अफेयर की वजह से उन्हें ज्यादा जानते हैं, खासकर वो अमिताभ सर वाला अफेयर। हाँ, कहीं ना कहीं इसमें रेखा की भी बहुत बड़ा गलती है। अमिताभ तो रेखा से मूव ऑन कर गए थे, लेकिन रेखा आज भी शायद अमिताभ सर से मूव ऑन नहीं कर पाई हैं। तभी तो आज भी किसी रियलिटी शो में अपने अफेयर की लाइमलाइट लेने पहुंच जाती हैं। यार, लेकिन जो भी हो, मैडम को देखकर सिर्फ कांडू कनिका की याद आती है। हाँ, वही वाली कांडू कनिका। और वो रबड़ी वाले के साथ भी थी। तो किसके साथ? रबड़ी है क्या? रबड़ी गोपाल खा गया कन्नू। तो कैसा लगा आपको रेखा के जीवन का यह सफर? अगर आप रेखा को थोड़ा भी पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर नहीं पसंद करते हैं तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और धन्यवाद, मिलते हैं आपको इसी तरीके के एक और नए टॉपिक के साथ। तो चलिए, बाय बाय।